हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम यानी कि एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बच्चे हम लोग रिवाइज करेंगे या फिर एक तरीके से पढ़ेंगे 2024 और 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट पास हुए बिल के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये आपका टॉपिक रहेगा क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर में नहीं पूछा जाता। ये टॉपिक जो है आपका स्टैटिक के आधार पर भी पूछा जाता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगी, उसे भी याद रखना। कुछ ऐसी चीजें हम लोग देखेंगे जो कि करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चे 2024 का जो साल था, आप सभी को पता है कि 2024 में इलेक्शन हुए थे, तो नई लोकसभा जो है बनी है। कौन से नंबर की लोकसभा बनी है? यह आपकी है 18th लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा। ठीक है, अब 2024 की लोकसभा की अगर हम बात करें या फिर 2024 के संसद की बात करते हैं कि इस समय जो है आपका टोटल 16 बिल पास हुए हैं। क्या हमें 16 के 16 बिल याद रखने हैं? नहीं, सारे 16 बिल हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बिल हैं जिनकी चर्चा नेशन वाइड बहुत ज्यादा हुई है, सिर्फ हमें वही याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब लोकसभा की बात करते हैं बच्चे। लोकसभा जो है आपका 5 साल के बाद में भंग होती है, आप सभी को पता है, और 5 साल के बाद में एक नई लोकसभा की शुरुआत होती है। तो ये जो है आपकी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है आपका था। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी जो है आपका भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए 2024 में राज्यसभा का 264वां सत्र जो है आपका स्टार्ट किया। लोकसभा का पहला सत्र और राज्यसभा का 264वां सत्र। अब जब बच्चे आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आप सभी को पता है कि जब चुनाव होते हैं, जब देश में चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव, तो उस दौरान जो है लोकसभा काम नहीं कर रही होती है ना, क्योंकि चुनाव के बाद में कोई और सरकार आएगी। तो चुनाव के बाद में जब तक नई सरकार आती है, जब तक नई सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने पदों की शपथ लेते हैं, जब तक लोकसभा का निर्माण नहीं हो जाता, तो कुछ समय के लिए जो ट्रांजिशन फेज होता है उस समय क्या किया जाता है, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं या फिर सबसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं उनको जो है अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और इन्हें अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कौन सी आर्टिकल में ये आपका आता है? आर्टिकल 95 का 1। तो आपको पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसका चुनाव हुआ था? तो इनका नाम याद रखना, भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, भर्तृहरि मेहताब को हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। उसके बाद में आता है, ये तो बच्चे आपके प्रोटेम स्पीकर हैं, टेम्पररी टाइम के लिए रहेंगे। उसके बाद में अगले 5 सालों तक लोकसभा के स्पीकर होने के लिए होता है इलेक्शन। उस इलेक्शन को सर्वसम्मति से जो है आपका जीता किसने? श्री ओम बिरला ने। इसीलिए वर्तमान में भी हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो है ओम बिरला। ठीक है, तो इतना जो है मैंने आपको संसद के बारे में या फिर लोकसभा के बारे में स्टैटिक चीजें बताई। उसके बाद बच्चे आपको क्या याद रखना है? कुछ इंपॉर्टेंट पेश हुए बिल। अब बिलों का क्या है? बिल यानी कि विधेयक। ठीक है, याद रखना बच्चे कि अगर हम किसी कानून को बिल कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो संसद में से पेश किया गया है, वो पास नहीं हुआ है, वो पारित नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट या फिर कानून मैं आपको बताऊंगी, ये जो है 2024 और 2025 के नाम से होंगे। ठीक है, अब कुछ बिल ऐसे हैं जो कि इंट्रोड्यूस तो किए गए थे 2024 में, लेकिन वो पास हुए हैं 2025 में। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि किसी भी बिल के पीछे जो ईयर लिखा होता है, किसी भी एक्ट के पीछे जो ईयर लिखा होता है, वो साल होता है जिस साल में उसे पास किया गया हो, जिस साल में वो पारित। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा याद रखना बच्चे। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम बिल पढ़ने वाले हैं या फिर एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका 2024 का जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम। अच्छा, एक और चीज आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहेगा कि मैम बिल का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा। वैसे तो आई होप अगर आप लोग अच्छे से सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पेपर का एनालिसिस जरूर करते होंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है पेपर का एनालिसिस एसएससी का 2024 का तो एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पे जो है आपका जितनी भी शिफ्टें 2024 में हुई हैं उनका जो नॉन टेक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना। उसके अलावा जो है आपका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है जिसमें कि पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने आपको दिया है, जिसमें कि पेपर एनालिसिस है। ठीक है, 2024 में सिविल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इनके जितनी भी शिफ्टों को, जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी शिफ्टों को जो है एनालिसिस आपको आराम से मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो उस एनालिसिस को जरूर देखना अगर खुद से नहीं करना है तो वहां पे आपको एक चीज मिलेगी कि बिल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके आए हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहले तो बच्चे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा 2024
2024 का है कि 2025 का है, ठीक है, आपको इसका ईयर याद रखना होता है। दूसरा आपको याद रखना होता है कि इस बिल में, इस कानून में क्या चेंजेस किए गए हैं या फिर कौन से नए प्रावधान किए गए हैं, ये आपको याद रखना पड़ता है। तीसरी क्या चीज याद रखनी है कि इस बिल ने किसी पुराने बिल को रिप्लेस किया है क्या, इस बिल ने किसी पुराने बिल को रिप्लेस किया है क्या, हमें वो देखना पड़ता है। अगर कोई पुराना बिल रिप्लेस हुआ है तो पुराना बिल कौन से साल का था, हमें वो याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका 2024 का जो बिल आया है, संशोधन अधिनियम है 2024 में, इसने जो है बच्चे आपका संशोधन किया है कौन से वाले अधिनियम में, जो पुराना एक्ट था 1974 का, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना कि पुराना जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम था 1974 का था, इसमें जो है अमेंडमेंट करके क्या बनाया गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाया गया और ये आपका पास भी हो गया, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वही कानून बता रही हूँ, वही एक्ट बता रही हूँ जो कि पास हुए हैं और जिन्होंने खासी चर्चाएं बटोरी हैं 2024 और 2025 में, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये है आपका किससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। चाहे वो एसएससी है, चाहे आपका यूकेपीएससी है, चाहे वो आपका रेलवे है, जो भी आपकी इस तरीके के पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं उनको लेकर के नकल को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया था, 2024 में एक एक्ट बनाया था। इसका नाम क्या है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, ये जो है आपका 2024 का कानून है। अब इस कानून के हमें प्रोविजन याद रखने हैं बच्चे, ठीक है। इसमें हमें याद रखना है कि पेनल्टीज कितनी है अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र है या फिर कोई एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है, जैसे कि वर्तमान में आपकी कौन है, एडुकेटी है, पहले कौन थे, टीसीएस थे ना, एसएससी एग्जाम्स के लिए बात कर रही हूं मैं। तो वहां पे बच्चे आपका ये देखा जाएगा कि अगर कोई कंपनी इन रूल को ब्रेक कर रही है तो उनको कितना जो है आपका पेनल्टीज देना पड़ेगा। और अगर कोई इंडिविजुअल में कोई भी हो सकता है ना, वो जो है आपके क्लास में जो इन्विजिलेटर है वो हो सकता है, या फिर आप स्वयं हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल के लिए ये रूल ब्रेक करने के लिए उसके लिए जो पेनल्टीज का प्रावधान रखा गया है वो है आपका 3 से लेकर के 10 साल की कैद, और फाइन जो उसे लगेगा वो होगा आपका 10 लाख तक का। अगर ऑर्गेनाइज्ड जो है आपका क्राइम होगा, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइज जो इसमें आपकी लगी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है, तो उसमें बच्चे आपका 5 से लेकर के 10 साल तक की जो है आपकी सजा का प्रावधान है। और मिनिमम फाइन अगर आप लोग देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए तक का है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक चीज है, बहुत बारीक सी चीज है बच्चे, कि जो इंडिविजुअल की पेनल्टीज है वो अप टू 10 लाख है। अप टू 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10 लाख तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपकी 10 लाख है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन के मामले में आप लोग देखेंगे तो ये मिनिमम फाइन है, मिनिमम फाइन 1 करोड़ से ज्यादा कितना भी लगाया जा सकता है, लेकिन कम से कम जो है 1 करोड़ का फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो दोनों में आपका ये डिफरेंस है, ठीक है। इस एक्ट को बच्चे हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला आता है आपका भारतीय वायुयान विधेयक 2024, वायुयान अधिनियम, इसने भी संशोधन किए हैं 1934 में, ठीक है। 1934 का बच्चे वायुयान अधिनियम था और इसमें जो है आपका चेंजेस करने के लिए लाया गया भारतीय वायुयान विधेयक 2024, ठीक है। इसे हम लोग याद रखेंगे, इसके प्रोविजन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो आपका कानून है वो है जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन अधिनियम 2024। इसने जो है आपके 3 कानूनों में संशोधन किया है जो कि प्रीवियस कानून है। कौन कौन से, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का है, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 का है, जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 का। तो इसने जो है इन तीनों कानूनों में, इन तीनों एक्ट में जो है इसने संशोधन किया। संशोधन करने के बाद में जो है आपका ये 2024 के नाम से जाना गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपको पूछा जाएगा प्रोविजंस, यहाँ पे एक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर जो है आपका जम्मू कश्मीर के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आपका 2024 में संशोधन किया गया था वो किया गया था अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने और इन अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को भारत के संविधान के साथ में संरेखित करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया गया था, ठीक है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए। उसके बाद में एक और चीज याद रखना कि ये जो आपका एक्ट लाया गया था 2024 में, इसमें बच्चे कोई नई चीज भी ऐड की गई थी, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कम्युनिटीज को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो सबसे पहले जो है आप बहुत ज्यादा इससे गो थ्रू होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है। जनरल कैटेगरी होती है, उसके बाद में जो है आपका SC ST OBC, इस तरीके से जो है आपकी EWS की कैटेगरी होती है। तो बेसिकली आरक्षण को एक तरीके से आरक्षण देने के लिए जो है कैटेगरीज बनाई गई हैं। SC कैटेगरी में आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट आती है। तो जो हमारे देश में जो अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति की जो पूरी लिस्ट होगी ना
उस लिस्ट में जो है आपका एक क्रम है। अब लिस्ट जब आप दो देखते हैं तो वहां पे जो है आपके ऐसे नंबर होते हैं, क्रम 1, क्रम 2, क्रम 3, क्रम 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो अनुसूचित जातियों की सूची हमारे देश में है उसमें क्रम संख्या 5 में पहले जो है आपका चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, महतर, ये सारे के सारे जो हैं आपकी कास्ट आती थी। ठीक है, अब इस जम्मू कश्मीर की जो अनुसूचित जातियों के लिए इन्होंने जो संशोधन किया 2024 में, इन्होंने क्या किया, एक और कम्युनिटी को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, क्रम संख्या 5 में एक और कम्युनिटी को ऐड किया गया। कौन सी है ये है आपकी वाल्मीकि कम्युनिटी। ठीक है, तो वाल्मीकि समुदाय को भी एससी में एक तरीके से ऐड किया गया। कौन सी क्रम संख्या में, यह है आपका क्रम संख्या 5। ठीक है, कौन से कानून के आधार पर या फिर कौन से कानून को ला करके, तो इस कानून का नाम है जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन अधिनियम 2024। इसे याद रखिए बच्चे। ठीक है, अगला है आपका, अच्छा, तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास संशोधन विधेयक 2024, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मिनिस्ट्री है वो है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, हर विधेयक को बच्चे, हर कानून को, हर लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी सरकार ने जो है क्या बनाए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका विधेयक है, जो आपका कानून है तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास विधेयक, ये भी आपका पास हो गया है, ये आपका एक्ट बन गया है। इसके तहत क्या किया गया, 1948 में जो पुराना अधिनियम था इसी नाम से, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, अब चेंजेस क्या किया गया, जो खनिज तेल है बच्चे, इस पुराने कानून में जो खनिज तेल की डेफिनेशन थी, उसमें खनिज तेल का मतलब सिर्फ होता था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, खनिज तेल का मतलब है सिर्फ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पुराने वाले अधिनियम में, लेकिन नया संशोधन अधिनियम ला करके उसकी डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना कि जो खनिज तेल की डेफिनेशन है अभी नए कानून के अनुसार, उसमें जो है आपका कोई भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन, उसे कहा जाएगा आपका खनिज तेल। क्या कहा जाएगा, खनिज तेल, मिनरल ऑयल। ठीक है, तो मिनरल ऑयल की जो डेफिनेशन है, इसका मतलब है वो चेंज हो गई है। ठीक है, पहले जो है हम सिर्फ पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को ही मिनरल ऑयल कहते थे। अभी हम जो है, जो नेचुरली जो पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, आप कौन कौन से हैं, इसमें बच्चे आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका कोल बेड मीथेन आता है, इसमें आपका शेल गैस हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आपकी नेचुरली पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन है, उनको ही जो है आपका एक तरीके से क्या किया गया है, मिनरल ऑयल का दर्जा दे दिया गया है। इसको इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। तो मिनरल ऑयल की डेफिनेशन को चेंज करके मिनरल ऑयल की नई डेफिनेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगला जो बच्चे आपका है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। ये तो अमेंडमेंट बिल तो 2024 में आया, लेकिन ये एक्ट एक्चुअल में कब का है, ये है 2005 का। जब 2005 में पहली बार इस एक्ट को, इस कानून को लाया गया था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, इस चीज को जो है आपका इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ अथॉरिटीज बनाई थी, कुछ संगठन बनाए थे। कौन कौन से संगठन बने थे, हमारा एनडीए में बना था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आपका एसडीए में बना था, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना था। तो ये तीन संस्थाएं जो है, तीन अलग अलग स्तर पे जो है आपकी बनाई गई थी 2005 के कानून के आधार पर। अब ये जो नया संशोधन हुआ है 2024 में, इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ और संस्थाओं को बनाने की बात की गई है। कौन कौन सी संस्थाएं इन्होंने बनाई है, एक बच्चे आपका है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC। ठीक है, दूसरा इसने बनाया है उच्च स्तरीय समिति HLC। ठीक है, तो ये जो है आपके दो, पहले भी ये काम करती थी, लेकिन इनको जो है ऑफिशियल रूप एक तरीके से दे दिया गया है। एक और इन्होंने स्टेट को पावर दी है, राज्य सरकारों को पावर दी है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी आपके राज्य के आपदा प्रतिक्रिया बल है, SDRF है। ठीक है, जो SDRF होती है, दो टीमें होती है, NDRF की, एक आपके SDRF की। तो जो राज्य सरकार है वो अपनी SDRF की टीम को खुद बना सकती है। ये जो है आपका अधिकार दिया गया है राज्य को। पहले जो है आपका ये अधिकार राज्य के पास में नहीं था। ठीक है, तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF बनाने का अधिकार जो है राज्य को देना भी इसका एक मकसद था। ठीक है, और एक और चीज याद रखना बच्चे, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है आपका शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, पहले उसमें देखिए इस तरीके की कोई अथॉरिटी नहीं है, शहरी में कोई अथॉरिटी नहीं है, एक स्टेट के लिए है, एक आपका नेशनल के लिए है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए है ना। लेकिन अभी जो है आपका नए वाले कानून के अनुसार शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी होना चाहिए। ठीक है, जो कि सिर्फ शहर की आपदाओं को, यानी कि जो अर्बन जगह है उनको जो है आपका मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है कि इस
कानून के आधार पे ये भी कहा गया है कि अब देश में जो है राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस मेंटेन रखना या फिर इस तरीके के डेटाबेस को बनाना मैंडेटरी हो जाएगा, है ना, जरूरी है इस तरीके के डेटाबेस को बनाना, अनिवार्य रूप से बनाना। ठीक है, तो ये भी बच्चे आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है कि आप कहेंगे इतनी सारी चीजें तो याद नहीं होंगी, इतनी सारी चीजें याद करनी भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 2024 में एक संशोधन विधेयक आया जिसने 2005 के कानून को संशोधित किया, यानी कि चेंज किया। चेंजेस क्या क्या किए गए, एक तो बच्चे कुछ नई अथॉरिटीज, कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने बनाए, उन नई अथॉरिटीज में सिर्फ एक को याद रखना है, वो है आपका अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए जो है आपका मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जो राज्यों की सरकार है उनको एसडीआरएफ बनाने का अधिकार जो है दे दिया गया है। फिर आपको एक चीज याद रखनी है कि नेशनल आपदा डेटाबेस बनाना अब जरूरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है इस कानून के अनुसार। अगर नहीं बनाया जाएगा तो फिर पेनल्टीज होंगी। ठीक है, तो याद रखना है बच्चे कि राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस को बनाना, मेंटेन करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, अब आते हैं 2024 का वो बिल, उस समय तो बिल ही था, है ना, ये बच्चे आपका कानून बना है 2025 में, इसे संसद में इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 में, पास नहीं हुआ, अभी 2025 में आपका पास हो गया, इसीलिए नाम इसका 2024 ही रहेगा। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इसमें जो मिनिस्ट्री है वो है आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अब देखते हैं बच्चे कि क्या क्या चीजों को चेंज किया गया है। तो ये जो आपका नया अमेंडमेंट बिल आया है, इसने अमेंड किया है, इसने संशोधन किया है मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को। याद रखना 1923 का जो मुसलमान वक्फ एक्ट था, इसमें जो है इसने कुछ चेंजेस किए हैं। अब चेंजेस में क्या क्या किया गया है, सबसे पहले चेंज है विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों की संरचना में परिवर्तन कर गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो पहले क्या होता था, पहले के नियम के अनुसार कि जो बच्चे आपकी केंद्रीय वक्फ परिषद है, एक काउंसिल होती थी। ठीक है, जो आपकी काउंसिल सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, और जो आपके वक्फ बोर्ड थे, यहाँ पे जितने भी लोग होते थे मेंबर, वो सारे के सारे मुस्लिम होते थे। लेकिन इसमें संशोधन करके क्या किया गया कि सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे यहाँ पे मेंबर। ठीक है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भी मेंबर के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। ये आपका पहला है। दूसरा आपका क्या है कि सर्वे आयुक्त के स्थान पर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिससे कि उसे वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने की शक्तियां प्रदान की गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलेक्टर को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है। ठीक है, कलेक्टर, जो कलेक्टर है उसको कहा गया है कि अब आप क्या करेंगे, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका सर्वे करेंगे, और वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है ये भी डिसाइड आप ही करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो है उसकी पावर को एनहेंस कर दिया गया है। उसके बाद में अगला जो है आपका वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। याद रखना, ये जो आपका प्रोविजन है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी वक्फ। ठीक है, ज्यादा समय तक जो है आपका, अगर कोई वक्फ बोर्ड के अधीन कोई प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति है, और बाद में अगर वो गवर्नमेंट की निकल करके आ जाती है तो वो गवर्नमेंट की होगी, वो वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। ठीक है, ये प्रोविजन याद रखिएगा। उसके बाद है बच्चे आपका कलेक्टर ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व निर्धारित करेगा। हाँ, और वो जो है कलेक्टर को वापस, वही कलेक्टर के पास में पावर है कि अगर ये गवर्नमेंट की है तो इसकी ओनरशिप कैसे जो है गवर्नमेंट के पास में ना, तो उसकी ओनरशिप डिसाइड करने का जो अधिकार है वो जो है आपका किसके पास में है, कलेक्टर के पास में है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका एक और है, पहले क्या होता था कि जो न्यायाधिकरण, जो ट्रिब्यूनल है ना, जो आपका वक्फ बोर्ड है, ये एक तो ट्रिब्यूनल के जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपकी काउंसिल है, फिर वक्फ बोर्ड है, इनके द्वारा कोई डिसीजन अगर लिया गया है तो उसको जो है फिर सुप्रीम उसको जो है आपका फाइनल माना जाता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि अगर इस तरीके के मामलों में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें न्याय नहीं हुआ है, तो आप उस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले जो है आपका उन्होंने जो कह दिया वही जो है आपका अंतिम डिसीजन होता था। ठीक है, तो अब क्या क्या हो गया बच्चे कि अभी जो है आपका फाइनल नहीं माना जाएगा, उसके अगेंस्ट जो है उच्च न्यायालय में सीधे अपील की जा सकती है। उसके बाद में बच्चे आपका आता है डेफिनेशन, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है कि वक्फ है क्या, है ना, वक्फ क्या है, इसको किस तरीके से जो है इस कानून में डिफाइन किया गया है। तो इसमें वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ माने जाने वाले कारणों के लिए मुस्लिम के द्वारा किसी भी संपत्ति के समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। समझ रहे हैं वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है यदि किसी मुस्लिम के द्वारा अपनी कोई संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए वो समर्पित कर देता है, एक तरीके से डोनेट कर देता है, तो उस प्रॉपर्टी को जो है वक्फ कहा जाता है। ठीक है, समझ गए?
अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी याद रखना बच्चे कि ये जो आपके जितने हमने नियम पढ़े हैं ना पहले वाले वक्त प्रॉपर्टी के लिए जो हम नियम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1923 पे लागू होगा। वो 1995 का जो वक्फ अधिनियम है इसमें वो जो है आपका लागू नहीं होगा, ठीक है। वो जो है आपका उसी पे 1923 वाले पे। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। बॉयलर एक्ट आया है, बॉयलर एक्ट है आपका 2024 का, और इसने 2023 का जो बॉयलर एक्ट था उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो बॉयलर एक्ट पहले भी था हमारे पास में 2023 का, ठीक है। सॉरी ये आपका 1923 का था। 1923 बहुत पुराना बच्चे, बहुत पुराना बॉयलर एक्ट था, ठीक है। इसको जो है पूरी तरीके से खत्म करके रिप्लेस कर दिया गया है नए बॉयलर विधेयक 2024 के द्वारा। कौन सा है? मिनिस्ट्री वाणिज्य और उद्योग, ठीक है। ये जो है आपका मिनिस्ट्री है। अब इसमें क्या करना है कि प्रोविजन याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बता दूं कि बॉयलर होता क्या है। बॉयलर इज अ वेसल वेयर स्टीम इज जनरेटेड अंडर प्रेशर, ठीक है। बॉयलर क्या है? एक वेसल है, एक बहुत बड़ा बर्तन है जिसके अंदर स्टीम जनरेट की जाती है। अब स्टीम जनरेट कौन करेगा बच्चे? अलग अलग इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में जो है बॉयलर लगे होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, है ना, लेकिन होता वही काम है, स्टीम जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है आपका बॉयलर कहलाता है, उसे बस याद रखना। अच्छा 2024 तक एज ऑफ 2024 इंडिया हैज अराउंड 40 लाख स्टीम बॉयलर्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक पावर मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल्स, ठीक है। ये जो उद्योग है आपके, पावर है आपका, मैन्युफैक्चरिंग है आपका, केमिकल्स है, यहाँ पे बच्चे आपके 2024 तक लगभग 40 लाख स्टीम बॉयलर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बॉयलर फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना बच्चे कि जो बॉयलर है ये हमारी कौन सी सूची में आते हैं? ये आते हैं समवर्ती सूची में, यानी कि कंकरेंट लिस्ट पे। अब जब किसी टॉपिक को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और जो है आपकी जो केंद्र सरकार है उसको भी है। तभी तो जो बॉयलर एक्ट है ये केंद्र सरकार ने बनाया है, ठीक है। उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से जो है राज्य सरकार इसको अडॉप्ट करती हैं, लेती हैं, अपने यहाँ पे चेंज कर सकती हैं, है ना, वो स्टेट के ऊपर है। लेकिन याद रखना केंद्र सरकार ने बॉयलर एक्ट जो है 1923 का उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और अभी जो है 2024 में एक नया बॉयलर एक्ट जो है पास किया है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रावधान है ये जानने की जरूरत नहीं कि पूरी तरीके से जो है आपका रीडिजाइन हुआ है पूरा का पूरा एक्ट, ठीक है। बस इतना याद रखने की बॉयलर होता क्या है, ये हमारी जो कंकरेंट लिस्ट है संविधान की उसमें जो है आपका आता है, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला बच्चे आपका बैंकिंग लॉ। अब बैंकिंग लॉज में आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने बहुत सारे जो है आपके लॉज हैं जिसमें चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं। ये 2024 का बिल है और इसमें क्या किया गया? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में बच्चे, ठीक है। अब इसने किया है ये जो आप 5 यहाँ पे कानून देख रहे हैं ना, इन सब में जो है आपके चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। 5 में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है? सबसे पहले आरबीआई एक्ट है 1934, बैंकिंग रेगुलेशन 1949, स्टेट बैंक 1955, बाकी दो को याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपके 3 इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में जो है चेंज हुआ है। क्या चेंजेस किए गए हैं? इन्होंने क्या किया है? फोर्टनाइट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, पखवाड़ा हिंदी में कहेंगे, पखवाड़ा 15 दिन का समय को जो है फोर्टनाइट कहा जाता है, ठीक है। तो नई जो फोर्टनाइट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये जो है आपका एक फोर्टनाइट है। फिर जो है आपका 16 से लेकर के महीने के अंतिम दिन तक। अब अंतिम दिन में आपको पता है क्या होता है, अंतिम दिन में कभी जो है 30 होता है, कभी जो है 31 होता है, लेकिन चाहे 30 हो चाहे 31 हो, 16 से लेकर के जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा, वही जो है आपका फोर्टनाइट के रूप में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है इन सभी में जो है आपके चेंज हुए हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है 3 एक्ट है उनको आप लोग याद रखेंगे। अगला बच्चे कौन सा है? अगला है आपका त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री आपका गृह मिनिस्ट्री आपका गृह मंत्रालय है। यह विधेयक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। अच्छा, उसके अलावा करंटली IRMA इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एज अ सोसाइटी, सॉरी इसे बच्चे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद गुजरात बहुत फेमस है आपका, किसके लिए? ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ था, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन है ना, ये जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली एक सोसाइटी थी पहले, IRMA, ठीक है। यहाँ पे एक सोसाइटी थी IRMA यानी कि ग्रामीण प्रबंधन संस्थान। इसको जो है आपका, इसका नाम जो है आपको चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? इसका नाम जो है आपका चेंज करके किया गया है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है एक्ट से तो बहुत कम यहाँ से चांसेस लग रहे हैं मुझे बनने के, लेकिन हाँ इतना जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी है किधर। तो याद रखना आपको, ये आपका आनंद गुजरात में है, ठीक है, याद रखना बच्चे। ये भी आपका बिल हो गया पास। उसके बाद में है आपका
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 होम अफेयर मिनिस्ट्री के आपके अंडर में है। ठीक है, इसमें बच्चे आपका क्या किया गया है, भारत में जो विदेशी आते हैं उनके आवर्जन, प्रवेश और प्रवास को विनियमित करने का प्रयास करता है, यानी कि रेगुलेट करने का प्रयास करता है। तो कुछ जो है आपके पुराने एक्ट है जिनको रिपील कर दिया गया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कौन कौन से हैं? द पासपोर्ट है 1920 का, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स है 1939 का, फॉरनर एक्ट है 1946 का, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट है 2000 का। इनको जो है आपका रिपील कर दिया गया है और नया जो है आपका इमिग्रेशन एंड फॉरनर बिल या फिर एक्ट कहेंगे अभी तो 2025 नाम से हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ है, पास भी हुआ है। ठीक है, अगला बच्चे आपका वायुयान में हितों का संरक्षण विधेयक। इसको बस इतना याद रखना कि 2025 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 नाम से आया और इसने क्या किया, इसने कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून थे जिनको भारत में लागू करवाया। ठीक है, क्या किया, कुछ इंटरनेशनल लॉज थे उनको भारत में लागू करवाया। अब वो कौन से लॉज थे, इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं, वैसे ज्यादा पढ़ना है आपको तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ये जो है आपके दो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट जो है भारत में कर दिया गया है। पहला है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, ऑल्सो नॉन एज द केप टाउन कन्वेंशन ऑफ 2001। ये जो है आपका भारत में नहीं था इंप्लीमेंट, ये आपका हो गया है। दूसरा आपका प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, इस पे जो आपका बच्चे प्रोटोकॉल है वो भी आपका भारत में क्या हो गया है, इंप्लीमेंट हो गया है। तो इन दो अंतरराष्ट्रीय कानूनों को भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया है, एक संशोधन जो है आपका किया गया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका रेलवे संशोधन विधेयक 2024 रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में है। इसने क्या किया, इसने 1905 का जो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम था, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार रेलवे से संबंधित अपनी शक्तियों और कार्यों रेलवे बोर्ड में स्थानांतरित कर सकती थी। यह विधेयक 1905 के अधिनियम को निरस्त करता है और इन प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करता है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, अमेंडमेंट है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किया गया है कि 1905 का एक अधिनियम था अंग्रेजों के टाइम पे, उसको हमने खत्म कर दिया है और इसमें जो जो प्रोविजन थे ना उनको शिफ्ट कर दिया है। किधर शिफ्ट किया है, 1989 का जो रेलवे अधिनियम है उसमें शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें बच्चे आपके दो कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वाला 2025 वाला, 2024 वाला जो है आपका, ये तो संशोधन अधिनियम है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आपको पूछा जाएगा भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब आया था। ठीक है, तो ये आया था आपका 1905 में। क्या ये रिपील हो गया, बिल्कुल, इसे खत्म कर दिया गया है। उसके बाद जो है आपको पूछा जाएगा कि रेलवे अधिनियम कब का है, तो ये है आपका 1989 का। ये खत्म हुआ है नहीं, इसमें क्या किया गया है, जो पुराने इसके जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो इधर जो है आपके शिफ्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, याद रहेगा। मालूम है मुझे नहीं याद होगा इतनी जल्दी, लेकिन हाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बिल्कुल क्रक्स आप लोग कह सकते हैं। बिल तो बहुत सारे पेश हुए हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इनको याद रखना है, इनमें से जो है आपका एक नंबर पक्का है। ठीक है, अगला जो आपका बच्चे हम बिल देख रहे हैं या फिर कानून देख रहे हैं, इसकी चर्चा 2005 में 2025 में सबसे ज्यादा हुई है और यह है आपका प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये भी आपका पास हो चुका है। इसे बच्चे संसद के द्वारा 21 अगस्त 2025 को पारित कर दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली बच्चे आपका ये नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए है जो कि ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, है ना। पैसा जब खर्च हो जाता है, पैसा जब पूरा का पूरा वहां वेस्ट हो जाता है, उसके बाद में लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो ये एक बिल है और बहुत सारी समस्याओं का जो है समाधान के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है उनको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए कह सकते हैं, है ना, उनको जो है प्रोहिबिट करने के लिए जो है आपका ये बिल आया है। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें क्या याद रखना है बच्चे, इसमें हमें ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति फिर भी ऐसे काम करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उस पर जो है कितने रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई इस तरीके का क्राइम करता है, अगर कोई इस तरीके के ऐप बना रहा है, कोई किसी इस तरीके की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर जो है आपका सबसे पहले 3 साल की जेल होगी और उसको जो है 1 करोड़ रुपए तक का जो है जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की चीजों को प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसको 2 साल की जेल होगी और फाइन लगेगा उसमें 50 लाख तक का। ठीक है, फिर है रिपीट ऑफेंडर्स, एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा वही काम कर दिया, तो रिपीट ऑफेंडर्स अगर है तो उसकी सजा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 5 साल के लिए जेल जाएगा और फिर जो है आपका फाइन हो जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, ये जो है बच्चे आपके फाइन है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछा जाएगा कि 2025 का जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया है उसमें जो सजाएं हैं
उसमें जो एक तरीके से जो सजा दे रखी है वो किस प्रकार की है, तो उस सजा का जो प्रकार है वो है आपका कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति पे इस तरीके की चीजों का आरोप है तो एक तो पुलिस बिना वारंट के इस तरीके के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएगी, है ना। ऐसे नहीं कि पहले वारंट दिखाओ, वारंट नहीं, ठीक है, बिना वारंट के इस तरीके के लोगों को जो है गिरफ्तार करके ले जाएगी। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति गिरफ्तारी में है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में उसको जो है बेल का भी राइट नहीं होगा, ठीक है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? उसको जो है बेल का भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की सजा, कड़ी सजा का जो है आपका प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है ये काफी समय लग गया इसे प्रिपेयर करने में, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे टॉपिक हैं। एसएससी का एग्जाम आपके सर पे है, बहुत जल्दी आने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। और इसमें जो है दोनों तरीके से आप लोगों ने संशोधन देखे, कुछ तो हमने अभी देखे 2025 के नाम से, 24 के नाम से, और इन संशोधनों ने जिन पुराने कानूनों में संशोधन किए हैं उनका भी नाम याद रखना, स्ट्रैटेजी के में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी की प्रिपरेशन में जो है सिविल भी है, मैकेनिकल भी, हमारे पास में दोनों ही बच्चे हैं। तो मेगाडीजी स्किल, मेगाडीजी सिविल और मेगाडीजी मैकेनिकल, दो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है। सिविल वाले सिविल पे जाएंगे, आप जो मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल पे जाएंगे, और दोनों जगह जो है आपको एसएससी के बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा ये है कि एनएचपीसी के भी नई वैकेंसीज आई हैं, तो अगर आप लोग एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये ओबियस सी बात है बच्चे, पीएसयू है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट वेटेज है वो भी आपका डिफरेंट होता है। पीएसयू की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है एसएससी आरआरबी जैसे एग्जाम से, है ना। तो अगर आप एनएचपीसी की स्पेशली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं उसके लिए, तो आप जो है मेगाडीजी मैकेनिकल में जा सकते हैं। वहां पे जो है आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का ही ये बैच मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसके बारे में ये है कि यहाँ पे बच्चे आपके जो जेई की एमसीक्यू बुक है ना, ये जो है आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा हमेशा आप लोग ये जरूर कंफर्म किया करिए जब भी कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो इस पे कौन सा कूपन कोड लगेगा। बिना कूपन कोड के अगर आप लोग लेते हैं ना बच्चे, तो ये वाला जो अमाउंट है वो आपका कटेगा, है ना। तो ये जो है आपका एमआई कूपन कोड आपने लगाना है, और 1999 का रुपए का जो है आपका ये कोर्स है। बाकी एसएससी के लिए जो है आपका जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल में अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पे भी आपके कोर्सेज हैं, मैकेनिकल में अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पे भी आपके कोर्सेज हैं, ठीक है। जो मैकेनिकल में कोर्स बच्चे यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड है, जो सिविल वाले बच्चों के लिए है आपका क्या है कि प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। उसके अलावा ये जो है आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही मिलेगा, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो है यहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे फिर किसी अन्य टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।